कुचिपुड़ी नाम के गांव में प्रीति नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ मिलकर रहती थी। प्रीति के पास उसकी माँ के अलावा अपने कहने के लिए कोई नहीं है। सुबह उठना, स्कूल के लिए तैयार होना और माँ का बनाया हुआ लंच बॉक्स पकड़कर स्कूल जाना और स्कूल से लौटकर आना, इसके अलावा कुछ नहीं पता था प्रीति को। प्रीति को स्कूल भेजने के बाद बाकी घर के सारे काम करके खुद भी काम पर चली जाती थी प्रीति की माँ कमला। बेटा प्रीति, आज एक दिन के लिए स्कूल के बाहर से कुछ खरीद कर खा लो बेटा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं है बेटा, कल थोड़ा ज्यादा काम था, इसीलिए तबीयत खराब है। स्कूल के लिए देरी हो रही है, जल्दी से जाओ बेटा, ठीक है ना? ये कहते हुए प्रीति को स्कूल भेज देती है कमला। ऐसे स्कूल जाकर शाम को घर लौटकर आई प्रीति को उसकी माँ और बीमार होकर लेटी हुई नजर आती है। उसे देखकर प्रीति, माँ, माँ, आपको क्या हुआ है माँ? आप इतनी बीमार कैसे हो गई हो? माँ, आपको काफी बुखार है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसी से मदद मांगूं? घबराओ मत बेटा, मामूली सा बुखार है, कम हो जाएगा। उसे खाना बनाना ना आने पर भी नीचे ऊपर कोशिश करके अपनी माँ को खिलाती है। ऐसे ही सारी रात अपनी माँ के पास बैठकर उन्हें ही देखती रहती है और ऐसे सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह प्रीति अपनी माँ को दूध गर्म करके देना चाहती है, लेकिन सारे बर्तन खाली पड़े थे। माँ, घर में कुछ भी सामान नहीं है माँ, थोड़ी से पैसे दो, मैं लेकर आती हूँ। अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो और बीमार हो जाओगी। उन बातों का क्या जवाब देना कुछ समझ नहीं आता कमला को, क्योंकि कमला रोज काम पर जाने पर ही घर में पैसे होते हैं। परसों लाए हुए पैसे कल ही खत्म हो गए थे, आज के लिए पैसे ही नहीं हैं। मेरी बारे में चिंता मत करो बेटा, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, मेरी वजह से तुम्हें भूखा रहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, पहले आप ठीक हो जाओ, उसके बाद मेरी बात। वैसे भी अपनी हालत इतनी बुरी क्यों है माँ? एक दिन काम पर नहीं गए तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बच रहा है। वो बातें सुनकर एक बार और कमला कोई जवाब नहीं दे पाती है और चुपचाप अपनी बेटी को पास बिठाकर रोने लगती है। ऐसे कुछ देर बाद कमला की तबीयत और खराब होने लगती है। प्रीति को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। बहुत भूख लग रही है बेटा, कुछ भी नहीं खाऊंगी तो मुझसे नहीं होगा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बात सुनते ही प्रीति की घबराहट बढ़ जाती है। अपनी माँ को सोने के लिए कहकर प्रीति घर के बाहर चली जाती है। ऐसे एक दुकान के पास जाती है। वहाँ पर से उसे मिलने वाले सारे फल उठाकर भाग जाती है। तभी उसे उस दुकान का मालिक देख लेता है और उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें चोरी करने के लिए मेरी ही दुकान मिली था क्या? हाँ? ऐसे पुकारते ही कुछ ही देर में वहाँ लोग जमा हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। काम करने की शक्ति होने के बावजूद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब तरस खाकर छोड़ भी दिया तो कल को फिर से यही हरकत करेगी, इसीलिए चार लगाना ही होगा। वहाँ पर खड़ा एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था। रुकिए भाई साहब,
उस छोटी सी लड़की की गलती क्या है? उसने पैसे या सोना चांदी तो नहीं चुराया है ना? खाने का सामान लेकर जा रही थी। इसका मतलब कोई भूखे इंसान के लिए लेकर जा रही थी, या फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए जा रही थी। इसका मतलब चोरी करनी भी अच्छी बात ये कहना चाहते हो? उस लड़की की परिस्थिति क्या होगी, एक बार सोचने के लिए कह रहा हूँ। कौन किस तरह की मुसीबत में है ये हम नहीं जानते हैं, और बिना जाने ही जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए ये कह रहा हूँ। तो क्या अब मेरी दुकान में मुफ्त से फल उठाकर गई तो चुप रहो क्या? ठीक है, वो पैसे मैं दे दूंगा, लड़की को छोड़ दो। ये कहते हुए उस फलों की दुकान वाले को पैसे दे देता वो बड़ा आदमी। उसके बाद वहाँ पर खड़े लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इतना होने के बावजूद डर की वजह से एक बात तक नहीं करती है प्रीति। ये लो बेटा, कुछ पैसे है, ले लो, जरूरत पड़ने पर खर्च कर लो, और चोरी करके ऐसे परेशान मत हो। ये कहकर प्रीति को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है वो आदमी। प्रीति उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीद कर लेकर जाती है। ऐसे कुछ साल बाद सड़क पर एक बूढ़ा आदमी चलते हुए जा रहा था। इस धूप में चलकर जाना मुझे नहीं होगा, हे ऊपर वाले। ये कहते हुए वहीं बेहोश हो जाता है वो आदमी। उसके बाद उस आदमी का बेटा उसे अस्पताल में लेकर भागता है। आपके पिता को बहुत बड़ी बीमारी है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहने को कहा है। ये बात मुझे भी पता है सिस्टर, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए उतने पैसे हमारे पास नहीं है, इसीलिए देर कर रहे हैं। जो भी पैसे थे वो सारे पिताजी ने केर कैरत में दे चुके हैं, इसीलिए आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल के लिए दवाइयाँ दे दीजिए, हम चले जाएंगे। उस आदमी का बेटा ये कहता है। नर्स भी उसकी बात सुनकर डॉक्टर के पास जाती है और कुछ देर बाद बाहर आकर, आज आप लोग हॉस्पिटल में ही रुक जाइए, कल सुबह ही आपके पिता का ऑपरेशन है, तैयारियां शुरू करने को कहा है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है नर्स, हम नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रही थी कि आप लोग उन्हें बहुत ही करीबी लोग हैं, इसीलिए उन्होंने आधे घंटे पहले ही सारे पैसे दे दिए थे। आप लोग चिंता मत करो। हम उनके करीबी लोग हैं। एक बार उन डॉक्टर साहब से मिलकर आते हैं ना बेटा। हमारी मदद करने वाली उन महान शख्स को देखकर आते हैं। ये कहकर अपनी जगह पर से उठने से पहले वहाँ पर डॉक्टर साहब आती है। क्या मैं आपको याद हूँ अंकल जी? कौन है? ये बात याद ना आने की वजह से हैरान होकर देखता है वो आदमी। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, सबकी मदद करने वाले महान शख्स हो, इसीलिए मैं आपको याद नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद मिली थी, इसीलिए आप मुझे अच्छे से याद हो। कौन हो बेटा तुम? मेरी इतनी बड़ी मदद करके मैंने तुम्हारी मदद की थी, ये कह रही हो? बचपन में एक फलों की दुकान से चोरी से फल चुराकर भागते वक्त उस दुकानदार से आपने मुझे बचाकर मेरी मदद की थी। तब मेरी माँ की तबीयत खराब थी। उस दिन आपकी मदद की वजह से ही आज मेरी माँ जिंदा है। आज आपकी मदद करके मेरा हक अदा करने के बाद मुझे सुकून मिला है अंकल जी। हम जिसकी किसी की भी मदद करते हैं वो भविष्य में जरूरत पड़ने पर दुगने बल से अपनी मदद के लिए आते हैं। ये बात मुझे पिताजी हमेशा कहते थे, आज वो भी साबित हो गई है। आपका शुक्रिया। तीनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं और अगले दिन सुबह बिना किसी परेशानी की
ऑपरेशन हो जाता है। कौन कब और किस तरह की मुसीबत में होते हैं, ये बात हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्हें अपने पास से भागने की बजाय अपने से जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इसी में अपने दिल का सुकून भी छुपा होता है और मदद कभी जाया नहीं होती है।